सोचो और अमीर बनो, नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर 7, व्यवस्थित योजनाबद्धता, इच्छा की कार्य रूप में उत्पत्ति। पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा कि मानव की किसी भी उपलब्धि का मूल उसकी इच्छा ही होती है। इच्छा वह पहला कदम है जो आदमी अमूर्त से ठोस वास्तविकता की तरफ लेता है और कल्पना की कार्यशाला में प्रवेश कर उसकी संपूर्ति के लिए योजनाएं बनाने लगता है। द्वितीय अध्याय में 6 स्पष्ट कदमों का उद्देश्य उल्लेख किया गया था, जिससे आप इच्छा को उसके भौतिक प्रतिरूप यथा धन संपत्ति में बदल देते हैं। उन कदमों में से एक है एक व्यवहारिक और स्पष्ट योजना बनाना जिसके द्वारा यह परिवर्तन संभव हो पाए। नीचे बताया गया है कि कैसे वे योजनाएं बनाएं जो व्यवहारिक हो का उस समूह या समूहों के साथ स्वयं को जोड़े जो आपको अपनी इच्छा की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो। उसमें आगे के अध्याय में दिए गए मास्टरमाइंड सिद्धांत पूरी तरह लागू। उस निर्देश को पूरी तौर पर पालन अति आवश्यक है, यह याद रहे। खा अपना मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने के पूर्व निश्चित कर ले कि आप अपने समूह के लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके सहयोग के लिए क्या कुछ प्रतिदान दे सकते हैं। यह बात निश्चित है कि कोई भी बिना कुछ प्राप्त किए कुछ भी लगातार देने को राजी नहीं हो सकता। हालांकि यह प्रतिदान या सहयोग सदैव धन या पैसे के रूप में हो, ये ज़रूरी नहीं। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्यों से हफ्ते में कम से कम 2 बार तो अवश्य में ही मिले। यदि ज़्यादातर मिल सके तो और अच्छा। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी धन कमाने की योजना हर तरह से त्रुटिहीन और संपूर्ण ना हो जाए। मास्टरमाइंड को सिद्धांत तक ही सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है जब आपका मास्टरमाइंड ग्रुप से पूरी समरसता एवं तादात्म्य साबित हो। इसके अलावा दिमाग को निम्नलिखित तथा स्थायी रूप से रखें। प्रथम, आप उस काम में ही दत्तचित्त होकर लगे जो आपके लिए बेहद महत्व का है। आपकी योजना पूरी तरह त्रुटिहीन होनी चाहिए। द्वितीय, आपके पास शिक्षा, अनुभव, योजना तथा कल्पना शक्ति तो होना ही चाहिए। आपकी दूसरे के संगत तभी ठीक बैठेगी जब आपके अंदर यह गुण तुलनीय रूप से विद्यमान हो। तुलनीय रूप से इसलिए कि हर आदमी में तो यह गुण एक ही से नहीं होते, इसलिए उसे दूसरों से सहयोग करना ज़रूरी है। आपको अपनी योजनाएं धन प्राप्ति की तो स्वयं ही बनानी पड़ेगी, परंतु उनकी अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। तभी तो उनकी उत्पादकता और सफलता की संभावना तय हो पाएगी। आपको यह योजनाएं बनाकर इनकी सफलता की संभावना भी परखनी पड़ सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी हर योजना सफलता दिलाए ही। वस्तुतः आपको अपनी योजनाएं बनानी और मिटानी तब तक पड़ेंगी जब तक कि वह पूरी तरह से कारगर परिणाम ना देने लगे। इसके लिए आप में धैर्य और पूरी लगन चाहिए। इन्हीं की कमी के कारण ज़्यादातर लोग अपनी योजनाएं सफल नहीं कर पाते। आपकी योजना तो व्यावहारिक और पूरी तरह से लागू करने योग्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन याद रखें, अस्थायी हार कोई असफलता नहीं होती।
थॉमस ए एडिसन 10,000 बार असफल रहे थे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफलता के पूर्व, यानी उन्होंने 10,000 बार अस्थायी हार स्वीकार की परंतु उसको अंतिम सत्य नहीं माना। अस्थायी हार से तो सिर्फ एक सबक ही लेना चाहिए कि आपकी योजना में कोई गड़बड़ है, उसको सुधारना बेहद ज़रूरी है। हेनरी फोर्ड ने इतनी दौलत और शोहरत इसलिए नहीं कमा पाए क्योंकि वह कोई बहुत मेधावी व्यक्ति था, बल्कि इसलिए कि उसकी योजना त्रुटिहीन होने तक सुधारी गई। बाद में सफलता तो मिलनी ही थी। फोर्ड से ज़्यादा बुद्धिहीन और ज़्यादा धैर्यवान लोग भी लाखों होंगे, परंतु उन दोनों गुणों का सही समन्वय वही प्राप्त कर सका था। आपकी उपलब्धि आपकी योजना पर ही आधारित रहती है। पर उदाहरण सैमुअल इंसूल का है। उनका व्यापार मंदी से पूर्व अरबों डॉलरों का था, परंतु मंदी में उन्होंने अपनी योजनाएं बदली, लेकिन वह त्रुटिहीन नहीं रही, जिसके फलस्वरूप वह सब कुछ गंवा बैठे। उनके मामले में कमजोरी का कारण उनकी लगन में कमी थी, जो अपनी योजनाओं को पुनः परिलक्षित कर सुधार न सकी। जेम्स जे हिल को भी अस्थायी हार मिली थी जब उन्होंने अमेरिका पूरब से पश्चिम को रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयत्न किया था, लेकिन अपनी योजना में सुधार कर उन्होंने उस अस्थायी हार को विजय में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को तो असफलता का सामना तय करना पड़ा जब वह अपने विकास के लगभग शिखर पर पहुंच गए थे। वस्तुतः बिना ऐसे भटके या अस्थायी हार झेले कोई भी इंसान धन दौलत एकत्रित करने में समर्थ नहीं हो सकता, ना कभी हुआ ही है। हार को यह स्वीकार करते हुए पुनः प्रयत्न करें कि हमारे प्लान में कोई कमी रह गई। यदि पहले ही मैदान छोड़ दिया तो आप एक पलायनवादी ही माने जाएंगे, और यह भी सच है कि पलायनवादी कभी विजयी नहीं होता तथा विजयी कभी पलायन नहीं करता। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप का चुनाव करते हुए कोशिश करें कि उसके वही सदस्य हो जो हार आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ लोगों की भ्रांत धारणा है कि पैसा को बनाता है। यह पैसा नहीं वरन उसको प्राप्त करने की अदम्य कामना है या इच्छा है, जो सही योजना और विश्वास से पैसा बनाती है। पैसा अपने आप में तो कुछ नहीं, एक निष्क्रिय पदार्थ मात्र है। यह ना बोलता है ना कहता है, परंतु सुन सकता है उस आदमी की आवाज़ जो इसके प्रति अदम्य इच्छा रखता है। अपनी सेवाओं की बिक्री के लिए योजना बनाना। बुद्धिमत्ता से अपनी योजना बनाना सफलता की पहली सीढ़ी है। उसके बारे में किस प्रकार काम किया जाए, यह ही इस उपशीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। हर बड़ा आदमी कुछ न कुछ देकर ही बड़ा बन पाता है। वह क्या देता है? अपने विचार या आइडिया या अपनी योग्यतापूर्ण सेवाएं, और बदले में पाता है शोहरत और दौलत। इस ज़रूरत का विश्लेषण करते समय हमें दो बातें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। संसार में ज़्यादातर दो ही प्रकार के इंसान मिलते हैं, वे जिनको नेता कहा जाता है और वे जो अनुयायी होते हैं। आप पहले ही तय कर ले कि आप क्या होना चाहते हैं, नेता या अनुयायी। इन दोनों स्थितियों में जो कीमत चुकानी पड़ती है उसका मूल्य में फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। अनुयायी को वह कभी पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो एक नेता को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे देना भी ज़्यादा पड़ता है।
वैसे एक अनुयायी होने में भी कोई मान हानि नहीं होती। अनुयायी होना कोई निकृष्ट बात नहीं है। ज़्यादातर नेता शुरुआत में तो स्वयं अनुयायी हो रहे थे। वे नेता बन पाए क्योंकि वे काफ़ी अक्लमंद अनुयायी थे। कुछ एक अपवादों की बात छोड़ दे तो वह आदमी जो अक्लमंद अनुयायी नहीं हो सकता कभी योग्य नेता भी नहीं हो सकता। जो अनुयायी अपने नेता का बुद्धिमत्ता से अनुसरण करता है वह स्वयं योग्यता पूर्ण नेतृत्व के गुण स्वयं में विकसित भी कर लेता है। उसमें यह कुवत होनी चाहिए कि कैसे सही मौका प्राप्त कर अपने नेता के गुणों को आत्मसात करे। नीचे एक नेता के ज़रूरी गुणों के बारे में बताया गया है। पहला, दृढ़ साहस, जिसका आधार हो अपना और अपने व्यवसाय से प्राप्त पूरा ज्ञान। कोई अनुयायी ऐसे नेता की कामना नहीं कर सकता जिसका स्वयं पर विश्वास और अपनी करनी का साहस ना हो। आत्मसंयम, जो आदमी अपने आप पर ही नियंत्रण नहीं कर सकता वह दूसरों पर क्या नियंत्रण रख पाएगा। आत्मसंयम अनुयायियों में भी अटूट साहस का संचार करता रहेगा। तीसरा, एक सूक्ष्म न्यायबोध, सही गलत का न्यायोचित विश्लेषण एक नेता का वह गुण होता है जो अनुयायियों से उसके प्रति निष्ठा जागृत करता है। चौथा, निर्णय की स्पष्टता, जो भी निर्णय लिए जाए उसमें कोई संदेह की गुंजाइश ना हो। पांचवा, योजनाओं की स्पष्टता, यानी क्या करना है। वह नेता जो स्वयं ही नहीं जानता कि उसको क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, वस्तुतः नेता होता ही नहीं। ऐसे नेता की कोई भी बात उसका अनुयायी क्यों मानेगा। उसके सामने एक पूर्णतः व्यावहारिक कार्यक्रम होना चाहिए, नहीं तो दिशाहीन जहाज की तरह वह भटकता और भटकाता रहेगा। छठवां, हमेशा जो मिलने की उम्मीद हो उससे ज़्यादा योगदान करने की आदत। नेता वही कामयाब होता है जो अपने अनुयायियों से ज़्यादा खुद करने की तबीयत रखता है, यानी जो वह चाहता है कि उसके अनुयायी करे उससे ज़्यादा उसे खुद करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। सातवां, एक सुदर्शन व्यक्तित्व, यहाँ कोई सौंदर्य शास्त्र मापदंड नहीं वरन नेता एक सलीके से काम करने वाला आदमी होना चाहिए। वे तरतीब ढंग से स्वयं को रखने वाला नेता अनुयायियों को क्या सीख देगा। वे यह नहीं कहेंगे कि उतना अव्यवस्थित व्यक्ति उनका मार्गदर्शन कर ही नहीं सकता। आठवां, हमदर्दी के साथ समझदारी, किसी भी योग्य नेता का एक आवश्यक गुण है हर बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना और पूरी बात समझने का धैर्य रखना अच्छे नेता के लिए आवश्यक है। 9वां, विवरणों पर महारत होना, अर्थात बिल्कुल फोटोग्राफिक याददाश्त होना। एक बार विवरणों को देखते ही उनका दिमाग में इस प्रकार अंकित हो जाना कि उन्हें कभी भी प्रयुक्त किया जा सके। 10वां, पूरी जिम्मेदारी उठाने की तत्परता। यह भाव न सिर्फ श्रेय देने वाले कामों में ही होना चाहिए बल्कि ऐसे कामों में भी होना चाहिए जहां कमजोरियां और त्रुटियां उजागर की गई हो। ज़्यादातर लोग सफलता की जिम्मेदारी लेने को तो तत्पर
तत्पर रहते हैं, परंतु गलती सदा दूसरों के सर पर डालना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी योग्य नेता नहीं हो सकते। ग्यारहवां, सहयोग देते हुए काम करने की क्षमता। कुछ लोग अकेले तो काम बहुत बड़ी मुस्तैदी से कर लेते हैं, परंतु एक दल में हिस्सा बांटकर काम करना उन्हें नहीं आता। ऐसे नेता ना ज़्यादा दिन तक टिक पाते हैं, ना उनको नेता बनने की ही चेष्टा करनी चाहिए। एक अच्छा नेता वह व्यक्ति होता है जिसे चाहे खुद काम करना ना आता हो, पर दूसरों से काम लेने में महारत होनी चाहिए। नेतृत्व सहयोग की अपेक्षा करता है और सहयोग से ही शक्ति प्राप्त करता है। नेतृत्व के भी दो प्रकार होते हैं। आम सहमति से नेतृत्व जो ज़्यादा कारगर रहता है, और ज़बरदस्ती का नेतृत्व जो क्षणस्थायी ही होता है, जैसा कि विश्व के इतिहास से ज्ञात होता है। दूसरी तरह का नेतृत्व अधिनायकों या डिक्टेटर या तानाशाहों का होता है। ऐसे लोग धूमकेतुओं की तरह अचानक चमक उठते हैं और शीघ्र ही अस्त भी हो जाते हैं। मानव का स्वभाव ही नहीं है ज़बरदस्ती का नेतृत्व बर्दाश्त करना। आज का युग आम सहमति से नेतृत्व करने का युग है। जो पुराने टाइप के ज़बरदस्ती वाले नेतृत्व के हामी है, वह इस युग में बेकार है। आज का नेता वह योग्य नेता होता है जो अपने अनुयायियों के प्रति सौहार्द और बराबरी का भाव रखता है। यह आपसी सहयोग का युग है। नेपोलियन, कैसर विलियम, ज़ार ऑफ रसा का नहीं, जो तलवार के जोर पर अपना साम्राज्य चलाते थे। वे कितने दिन चले यह सबको मालूम है। नया नेता वह है जिसमें ऊपर दिए गए 11 गुणों का समावेश है। जिनमें यह गुण होते हैं उन्हें ही आज नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। अपना मौका ताड़ना आज के नेतृत्व की पहली पहचान है। वे ही योग्य नेता सिद्ध होते हैं जो अपना मौका गंवाते नहीं। नेतृत्व की असफलता के 10 प्रमुख कारण। पहला, विवरणों को सही प्रकार से व्यवस्थित ना कर पाना। आज के युग में जो अपने विवरणों को सही प्रकार व्यवस्थित कर ले, वही श्रेष्ठ नेता बन सकता है। जो यह कहते हैं कि वे अति व्यस्तता के कारण व्यवस्था और अनुशासन पर ध्यान नहीं दे पाते, झूठ बोलते हैं। योग्य नेता को यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि कहाँ रोड़े पैदा हो सकते हैं और कहाँ अव्यवस्था अवरोध पैदा कर देगी। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए किस प्रकार जिम्मेदारी बांटी जाए। यह निश्चित है कि सब काम स्वयं ही तो नहीं कर सकता। उसे काम बांट कर सबसे सहयोग लेते हुए काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। दूसरा, छोटा या साधारण काम करने की अनिच्छा। जो बड़े नेता होते हैं वह मौका पड़ने पर छोटे से छोटा काम करने में नहीं हिचकते। सबसे बड़े को सबसे छोटा काम करना आना चाहिए। यह सिद्धांत नेतृत्व के क्षेत्र में पूरी तरह लागू होता है। तीसरा, जो
वह गुण जानते हैं उसके आधार पर भुगतान की अपेक्षा करने बजाय उसके जो वह कर रहे हैं यह आज एक आम कमजोरी हो गई है। ऐसे लोग यह स्वीकार नहीं कर पाते कि विश्व उसको मान्यता देता है जो वह स्पष्ट प्रकट करते हैं, उसको नहीं जो अभी उनके मन में ही है। चौथा, अपने अनुयायियों के से स्पर्धा का भय। जो आदमी अपने अनुयायियों से भयाक्रांत रहता है कि कहीं वे उसको अपदस्थ ना कर दे, शीघ्र ही अपदस्थ हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि नेतृत्व के वांछित गुणों का उसमें अभाव है और जो उसके अनुयायी या अनुयायियों के पास है, योग्यता में कमी ही ऐसे नेताओं के पतन का मूल कारण होती है। उनको यह समझ नहीं आता कि कैसे वह उस गुण को अपने अंदर विकसित करे जो उनके अनुयायियों में है और जो वांछित भी है। ऐसे लोग ही दूसरों से काम लेना नहीं जानते, क्योंकि उनको भय रहता है कि वह दूसरा आदमी उनसे बेहतर काम करके उनकी अक्षमता को और स्पष्ट कर देगा। दूसरी तरफ यूँ कि उनमें उतनी योग्यता नहीं है, इसलिए ज़्यादा काम करने के बावजूद उनकी अक्षमता ही उजागर होती रहेगी। पांचवा, कल्पनाशीलता की कमी। स्पष्ट है कि कल्पना शक्ति के बगैर नेता कभी भी योग्य सिद्ध नहीं हो सकता, खास तौर पर जब कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए और तुरंत योजनाएं बनानी हो। ऐसा आदमी नेता बन ही नहीं सकता। छठवा, स्वार्थपरता। नेतृत्व का मूल गुण दूसरों को अनुयायियों को अधिक से अधिक श्रेय देकर प्रोत्साहन देने में निहित रहता है। यदि वह स्वार्थ के कारण सारा श्रेय खुद ही लेने का प्रयास करेगा तो कौन उसके मातहत होकर काम करना पसंद करेगा। सातवां, संयमहीनता। कोई भी अनुयायी संयमहीन नेता के साथ काम करना पसंद नहीं करता। संयमहीनता वस्तुतः एक व्यक्तित्व की कमजोरी होती है, जिससे न सिर्फ एक गुट वरन वह व्यक्ति भी कभी सफल नहीं हो सकता। आठवां, निष्ठाहीनता। कदाचित खराब या अयोग्य नेता की यही पहली कमजोरी होती है। जो स्वयं निष्ठाहीन होगा वह दूसरों को कैसे अनुशासन या संयम का पाठ पढ़ा सकता है। ऐसा आदमी न सिर्फ समाज में वरन किसी उद्योग में कभी भी कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। नौवां, सत्ताभिमानता। जो नेता अपनी सत्ता के अभिमान में सदैव दूसरों को झुकाने की चेष्टा करता रहेगा, वह लोगों में भय तो जागृत अस्थायी रूप से भले ही कर ले, दिल से उसे कोई नेता नहीं मानेगा। यदि असली नेता है तो लोग स्वयं उसके सामने झुकेंगे। यह कहकर कि मैं नेता हूँ, वह अंततः एक तानाशाही बनकर रह जाएगा, जिनका आज के युग में कोई स्थान नहीं है। 10वां, उपाधि का मोह। यदि कोई नेता अपने नाम के पीछे बड़ी बड़ी उपाधि का पुच्छल्ला लगाए घूमेगा तो क्या वह अपने अनुयायियों से थोड़ा भी सम्मान प्राप्त कर पाएगा। असली नेता वह होता है जिससे कोई उपाधि स्वयं गौरवान्वित होती है। महात्मा गांधी ने कभी कोई उपाधि की कामना नहीं की और आज भी हजारों करोड़ों लोग उसको अपना नेता मानते हैं। यह 10 गुण उन प्रमुख कमजोरियों के वाहक है जिनके कारण लोग योग्य नेता नहीं बन पाते। उनमें से किसी एक की भी मौजूदगी व्यक्ति को नेता बनने में से वंचित कर देगी। पाठक चाहे तो स्वयं इतिहास से सैकड़ों उदाहरण इन गुणों की अपरिहार्यता
निश्चित करने के लिए चुन सकते हैं। यदि सफल नेता बनना है तो उन अवगुणों को अपने पास भी न फटकने दे। कतिपय उर्वर क्षेत्रों का हवाला जिनमें नए नेतृत्व की ज़रूरत होगी। इस अध्याय को संपन्न करने से पूर्व कतिपय उन उर्वर क्षेत्रों का उल्लेख आवश्यक है जहां पुरानी नेतागिरी से काम नहीं चलने वाला और जहां नए नेतृत्व गुणों से असीमित मौके उपलब्ध होंगे। प्रथम राजनीतिक क्षेत्र, जहां नए प्रकार के नेताओं की अति आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज के उपलब्ध नेता पुरानी चाल के हैं जो जनता का विश्वास लगभग खो चुके हैं। शायद कुछ दिन और ये अपनी शोहरत और दौलत या पद प्रतिष्ठा के कारण और चल जाए, मगर उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। द्वितीय, बैंकिंग व्यापार क्षेत्र, जो उस समय महती सुधार प्रक्रिया से गुजर रहा है। बड़े बड़े बैंकरों को समझ में आ चुका है कि उनका युग गया। अब तो नए खून की दरकार है जो इस क्षेत्र को संभाल सके। इस क्षेत्र में आज असीमित संभावनाएं उपलब्ध है। तृतीय, औद्योगिक क्षेत्र में भी नए नेतृत्व की बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है। पुराने उद्योग नेता का मूल विचार मानव समीकरणों के बजाय संपत्ति लाभ होता है था। आज ज़रूरत उन लोगों की है जो पूरे उद्योग को एक मानव दृष्टि से देखे। धन प्राप्ति तो विकास का एक सह उत्पाद ही हो सकता है, मुख्य ध्येय नहीं। चतुर्थ, धार्मिक क्षेत्र, आकलन संप्रेषण के इतने माध्यम उपलब्ध है कि धर्म की सही या गलत दोनों व्याख्याओं का समाज पर तुरंत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पूरे के पूरे टीवी चैनल आज दर्जनों की संख्या में धर्म की व्याख्या में जुड़े हैं। इन्हें अपनी तकियानुसी सोच को विस्तृत करना होगा। धर्म का मूल तत्व कर्तव्य बोध का जागरण है, मात्र पूजा पाठ का विधान समझाना नहीं। धर्म सिर्फ योगार्थियों की बपौती ही नहीं है। इसके ज़रिए हम न सिर्फ आध्यात्मिक और नैतिक वरन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। धर्म केवल विगत की गतिविधियों का नहीं वरन भविष्य के कार्यक्रमों का भी सूत्रधार हो सकता है। उसके नेताओं को सिर्फ उपदेश ही नहीं देना होगा वरन उनको पालन करने का रास्ता भी स्पष्ट करना होगा। षष्ठ, पत्रकारिता का क्षेत्र आजकल सर्वाधिक संभावना प्रकट करता है। नेतृत्व के विकास के लिए आज के पत्रकारों के पास इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए एक बड़ा व्यापक क्षेत्र उपलब्ध है। यह लोग हमारे समाज, देश और धर्म के लिए ज्ञानेंद्रियों का काम कर रहे हैं। सही गलत समाज, देश और धर्म के लिए ज्ञानेंद्रियों का काम कर रहे हैं। सही गलत की विवेचना का निरंतर मानस मंथन कर अमृत निकाल रहे हैं। उनको यह काम ज़्यादा निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करना है और तय करना है कि इस जनमानस मंथन में वे राक्षसों की भूमिका निभाएंगे या देवताओं की। यद्यपि उन क्षेत्रों के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में भी यथा आईटी नए नेतृत्व की मांग कर रहा है, परंतु उन 6 क्षेत्रों में नए नेतृत्व की चाह तीव्रतर है, क्योंकि अब सोच में एक आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा है। नीचे दी गई सूचना कई वर्षों के अनुभव का निचोड़ है, जिसके द्वारा हजारों लोग अपनी सेवा बड़े बड़े स्थानों में बेचने में सफल हुए हैं। इसलिए यह व्यवहारिक एवं भरोसेमंद है।
अपनी सेवाएं बेचने या मार्केट करने के लिए के कुछ चुने हुए माध्यम। पहला, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो या भर्ती केंद्र। सिर्फ ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ही प्रयत्न करें जिन्होंने ऐसा काम सफलतापूर्वक कर रखा हो। दूसरा, विज्ञापन द्वारा। अखबारों, प्रतिष्ठित व्यापारिक पत्रिकाओं एवं रेडियो या टीवी के माध्यम से आप अपनी सेवाएं विज्ञापित कर सकते हैं। अपना विज्ञापन किसी माहिर से ही बनवाएं, क्योंकि उसकी शब्दावली का संभावित खरीदार पर सबसे ज़्यादा और प्रथमतः असर होगा। तीसरा, व्यक्तिगत रूप से भेजी अर्जियां। उन अर्जियों को सही रूप से बना सकना एक कला है। बिना अपनी योग्यताओं के बारे में कोई अतिशयोक्तिपूर्ण दावा किए उनका इस तरह से खुलासा करना चाहिए कि संभावित खरीदार को लगे कि आप ही वह प्रत्याशी है जो उसे चाहिए। चौथा, आपसी जानकारों के माध्यम से। उस और अर्जी तभी दे जब जानकार भरोसे का हो और ईमानदारी से आपकी अर्जी सही गंतव्य तक पहुंचा दे। कभी कभी लोग सिर्फ अपना रंग दिखाने के लिए ही कई प्रत्याशियों को बरगला देते हैं, जिससे उन विचारों की शुरुआत ही एक धोखे से होती है। पांचवा, व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप में आप अपनी सेवा की बिक्री या नौकरी के लिए अर्जी देना तब ही श्रेयस्कर है जब आपको पूरी जानकारी हो, क्योंकि संभावित खरीदार अर्जी ग्रहण करने के साथ अपना एक छोटा मोटा इंटरव्यू भी ले सकता है। आपकी योग्यताएं वांछित पद के लिए सटीक होनी चाहिए। साथ में अपनी रिज्यूम के साथ एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण भी होना चाहिए कि आपको यह काम क्यों चाहिए। संक्षिप्त लिखित अर्जी का एक नमूना। उसको ऐसे बनाना चाहिए जैसे कि कोई वकील अपना केस बनाता है। संभावित मालिक पर उस अर्जी का बहुत प्रभाव पड़ सकता है। वह देखता है कि प्रत्याशी किस प्रकार स्वयं को प्रस्तुत करता है। आपकी प्रस्तुतिकरण पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। अपनी शिक्षा उस प्रकार दे कि वांछित काम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। उसके अनुसार अपने अनुभव का भी हवाला दे। यदि किसी गणमान्य व्यक्ति का हवाला देना हो तो बेहतर है अपने पूर्व मालिक और पूर्व शिक्षक का उल्लेख करें और उन्हें बता भी दे कि इंक्वायरी आ सकती है। साथ में एक साफ सा फोटोग्राफ भी लगाएं। यदि पहली बार ही ऐसा काम ढूंढ रहे हैं तो उसमें स्पष्ट उल्लेख करें कि आप प्रोबेशन अवधि में 1 हफ्ता, महीना इत्यादि बिना वेतन के भी काम करने को तैयार है। हो सकता है बहुतों को यह बेढंगा सुझाव लगेगा, परंतु यदि आप अपनी योग्यता के लिए आश्वस्त हैं और अपने काम से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो ऐसा ज़रूर करें। यदि आपके पास इसी काम से संबंधित कोई अन्य कार्य हो तो कोई भी मालिक ऐसा मौका देने को तैयार रहेगा। याद रखें, मुकदमा वह वकील जीतता है जो कानून का महारथी नहीं होता, वरन अपना केस उनके सामने सही तरीके से प्रस्तुत करना जानता है।
कैसे अपना मनचाहा काम प्राप्त करें? यदि काम मनचाहा हो तो वह काम नहीं एक साधना बन जाता है। यदि कलाकार को कलाकारी दिखाने का काम मिल गया तो वह उसे बोझ थोड़े ही लगेगा। अपना मनचाहा काम प्राप्त करने के कुछ ज़रूरी निर्देश है, उनका पालन कीजिए। प्रथम, तय कीजिए किस तरह का काम आपको चाहिए। दूसरा, अपना मनचाहा संस्थान चुनिए और फिर उसमें घुसने का पूरा प्रयत्न कीजिए। तृतीय, अपने संभावित रोजगार प्रदानकर्ता की नीतियों, तरीकों और इच्छा अनिच्छा का एक लेखा जोखा बनाइए। उसके अनुसार स्वयं को ढालिए, तभी उन्नति मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। चतुर्थ, अपनी योग्यताएं एवं प्रतिभा का पूरा विश्लेषण स्वयं कीजिए और निश्चित कीजिए कि आपके पास देने को क्या है, अर्थात आप में ऐसी क्या काबिलियत है जिससे कोई आपको काम प्रदान कर दे। उसमें शिक्षा क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में अपनी खास योग्यता यथा खेलकूद, भाषण प्रतियोगिता, ड्रामा इत्यादि में अपनी उपलब्धि का उल्लेख कीजिए। पंचम, आपको क्या मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी देर को भूल जाइए और लगातार उसी पर ध्यान केंद्रित रखिए कि आपके पास क्या क्या माल है। संभावित ग्राहक को आकर्षित करने के लिए। षष्ठ, यदि आपके पास कोई स्पष्ट योजना है तो उसका विवरण एक कागज़ पर व्यवस्थित ढंग से लिख कर तैयार करें। सप्तम, फिर यह कागज़ उस आदमी को दे दे जिसकी कंपनी जिसमें आप काम चाहते हैं में सीधी पहुंच हो। यदि यह पहल तार्किक ढंग से की जाए तो संभावित मालिकों पर उसकी गहरी छाप पड़ती है। आपकी सफलता में बाधा बनने वाले निम्नलिखित 30 कारणों में से आपको कौन बाधित कर रहे हैं? जीवन एक विडंबना के रूप में उनके सामने उभरता है जो ईमानदारी से प्रयत्न करने के बावजूद सफल नहीं हो जाते। मैंने हजारों लोगों के जीवन वृत्त का विश्लेषण किया है जिसमें से 98% असफल ही रहे। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी संपन्नता के मापदंडों में तथा शिक्षा पद्धति में से एक पर मूलभूत त्रुटि नैतिकता के सिद्धांतों पर भाषण देने का कोई विचार नहीं है? क्योंकि यह एक इस पुस्तक का विषय भी नहीं है। मैंने शोध किया और पाया कि असफलता के कारण या असफलता रूपी बाधाओं की 30 खास वजहें हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। पहला, पुश्तैनी प्रतिकूल पृष्ठभूमि। जिन लोगों की दिमागी कमजोरी पुश्तैनी हो उसका कोई स्पष्ट उपचार नहीं सिवाय इसके कि किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का सदस्य बनने की सलाह दी जाए। अगर सोचने का तरीका ही विपरीत होगा तो सफलता का अवलोकन ही नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि इस कमी का कोई इलाज नहीं, सही संगति से उसको सुधारा जा सकता है। यह एक कारण जरूर है जिसका आधार पुश्तैनी आराम तलबी या सामंतशाही मूल्यों से पड़े रहना हो सकता है। अस्पष्ट जीवन उद्देश्य। यदि सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य न होगा तो मुसाफिर के लिए कौन राह सही हो सकती है? 10 में से कम 4 लोग जिनके बारे में मैंने छानबीन की जीवन एक अस्पष्ट उद्देश्यहीनता में काट रहे थे। शायद समाज में व्याप्त असफलता का यह सबसे बड़ा कारण है। सर्वोत्तम प्राप्त करने वाली महत्वाकांक्षा की कमी। उसके कारण भी बहुत से लोग प्रतिभा योग्यता होने के बावजूद आगे नहीं निकल पाते क्योंकि वे सर्वोत्तम को पाने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहते।
यदि एक बार 100 अंक मांगने पर 20 मिले और आप संतुष्ट हो जाए तो आप 100 अंक तब कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चौथा, नाकाफ़ी शिक्षा। इस कमी का कारण अंदर से प्रेरणा का अभाव है। यहाँ शिक्षा का अर्थ डिग्रियों का पुच्छल्ला लगाना नहीं, वरन सही रूप में दिमाग को विकास प्रदान करना है। ज़्यादातर लोग जो अपना भविष्य खुद चमकाते हैं वे होते हैं जो शिक्षा को सही रूप में ग्रहण करते हैं। असली शिक्षित व्यक्ति तो वो होता है जो बिना किसी का हक मारे जीवन में वह सब प्राप्त कर लेता है जो वह चाहता है। शिक्षा सही वह होती है जो न सिर्फ ज्ञान देते हैं वरन यह भी बताती है कि कैसे ज्ञान को ग्रहण कर उससे लाभान्वित हुआ जाए। आदमी की कदर सिर्फ उसके ज्ञान से नहीं वरन उस ज्ञान के सही प्रयोग से बढ़ती है। जिसमें यह काबिलियत होती है वह सब कुछ पा लेता है। जिसकी उसे चाह होती है। यदि शिक्षा ही सफलता की कसौटी होती तो एक संस्थान से ही एक सी डिग्री लेने वाले बिल्कुल अलग उपलब्धियां कैसे पाते हैं। किसी विश्वविद्यालय से BA डिग्री प्राप्त स्नातकों का ग्राफ बिल्कुल अलग अलग चलता है। कुछ बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ किनारे पर ही पड़े रह जाते हैं। आगे वही बढ़ते हैं जिन्होंने उस डिग्री से प्राप्त ज्ञान को सही रूप में लागू किया है। आत्म संयम का अभाव। यह तो एक निर्विवादित सत्य है कि आत्म संयम का अभाव कुछ भी न सिर्फ धन प्रतिष्ठा वरन चैन भी जाने से आदमी को वंचित रखता है। आपके भीतर बैठा हुआ जो भय नामक जीव है वह आपका सबसे बड़ा हितैषी और सबसे निर्मम दुश्मन एक साथ बन के उभरता है। यदि इस पर नियंत्रण कर सके तो यह हितैषी है, नहीं तो दुश्मन। कभी शीशे के सामने खड़े होकर उसको पहचान लीजिए। बुरा स्वास्थ्य। प्रायः लोग सफलता पाने की धुन में अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते और बिना देखे कुछ भी खाते पीते रहते हैं और कभी भी सो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ यदि प्रकृति ने ही अत्याचार कर दिया है तो बात अलग है, पर ज़्यादातर लोग अपना स्वास्थ्य खुद ही बिगाड़ते हैं। नीचे दिए 4 निर्देशों का पालन करें। भूख से ज़्यादा और गरिष्ठ भोजन कभी ना खाएं। अपने विचार शुद्ध रखें और ऋणात्मक विचारों को ना पालें। शारीरिक व्यायाम कर अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखें। अतियों को वर्जित रखें और यौनाचार से ज़्यादा लिप्त ना रहे। खुली हवा और शुद्ध पानी का सेवन करें। बचपन में प्रतिकूल माहौल का प्रभाव। बचपन की अप्रीतिकर परिस्थितियाँ आदमी में ऋणात्मक आवेश भर देती है। बुरी संगति छीन के खाने की मानसिकता बना सकती है और अपराधी प्रवृत्ति को प्रश्रय दे सकती है। यदि ऐसा है तो उसका सबसे आसान बचाव साधना है अच्छी संगति और बुरी आदतों से छुटकारा। टाल मटोल की प्रवृत्ति। यह कारण सर्वाधिक लोगों को असफल बनाता है। इसका मूल कारण आदमी के भीतर बैठा वह आलसी जीव है जो हर चीज़ को टालना चाहता है। खुद को ऐसे लोग यही कहलाते हैं कि अभी हमारा समय नहीं आया है। समय किसी का नहीं होता, उसे तो अपना बनाया जाता है। यदि समय या भाग्य एक बार गुजर गया तो फिर वापस हाथ नहीं आता। एक पुरानी कहावत के अनुसार भाग्य
पीछे से नंगा होता है। थोड़े बहुत क्षण जो आगे होते हैं उसी के ज़रिए उसको पकड़ा जाता है। यदि सामने से वह गुज़र गया तो कितना भी हाथ मारो, पीछे से कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। नौवा, लगन की कमी। ज़्यादातर लोग जो सफलता से वंचित रहते हैं, शुरुआत तो बड़े धूम धड़क्के से करते हैं पर अंत में फिसड्डी रह जाते हैं। कारण लगन की कमी। यदि पहली हार को ही असफलता मान लिया जाएगा तो एडिसन जैसे लोग कैसे अपने अन्वेषण कर पाएंगे, जो अपने 10,000वें प्रयास में ही इलेक्ट्रिक बल्ब बना पाए थे। इस विषय में पहले भी काफ़ी लिखा जा चुका है। ऋणात्मक व्यक्ति। ऐसे लोगों के कल्पना विचार सब ऋणात्मक होते हैं। वह ना कभी धनात्मक या सृजनात्मक रूप से सोचते हैं वरन दूसरों को भी हतोत्साहित करते रहते हैं। ऐसे लोग अपनी सारी ऊर्जा बेकार में बर्बाद करते रहते हैं। अनियंत्रित यौन भाव। यौन भाव मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली संवेग है जो एक विचार को क्रिया में परिवर्तित कर देता है। चूँकि यह बहुत शक्तिशाली होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी तपस्या से च्युत हो जाते हैं। इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। ना कुछ से कुछ पाने की उद्दंड कामना, जैसा कि विश्व का सर्वमान्य सिद्धांत है। बिना कुछ गवाए कुछ नहीं मिलता, परंतु ऐसे लोग चाहते हैं कि शून्य से ही सृष्टि बना दे। इसका एक बड़ा उदाहरण सन 1929 की भयंकर मंदी थी, जब ज़्यादातर अमेरिकी लोगों ने स्टॉक मार्जिन में जुआ खेलकर धनी होने की कोशिश की थी और सबके सब असफल हुए। 13वां, निर्णय लेने की स्पष्ट क्षमता का अभाव। सफल करती सदा अपने निर्णय शीघ्र लेता है, परंतु उन्हें बदलता बड़े धीरे धीरे है। अति निर्णयता और टाल मटोली जुड़वा बहनें हैं, क्योंकि जहाँ एक होगी दूसरी तो होगी ही। 14वां, 6 मूल भयों में से एक की भी उपस्थिति। उन भयों का विश्लेषण आगे के अध्याय में किया गया है। इन भयों से पार जाना आवश्यक है, क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने में सदैव भयभीत रखते हैं। जीवन साथी का गलत चुनाव। यद्यपि वह बिंदु थोड़ा अटपटा सा जरूर लगता है, परंतु यह एक बहुत बड़ा कारण है। वस्तुतः जीवन साथी यदि गलत हो जाए तो मानसिक शारीरिक चैन खत्म हो जाता है, जिसके बिना आदमी अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ किसी भी काम में नहीं जुट पाता। ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहने की आदत। सावधान रहना तो ठीक है, परंतु अति सावधानी कम सावधानी जैसी ही खराब है। आप अपनी अति सावधानी के कारण असली माल पाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असली माल दूसरे ले जाते हैं। आपको दोनों ही अतियों की वर्जना करनी चाहिए। व्यापार में गलत सहयोगियों का चुनाव। व्यापार में असफलता का यह एक प्रमुख कारण है। अपनी सेवाएं बेचने में यदि आपने गलत आदमी का सहयोग किया तो आपकी बात सही स्रोत तक पहुंच ही नहीं पाएगी।
ज़्यादातर सहयोगियों का असर आपकी करनी पर भी पड़ता है, इसलिए उनका चुनाव बेहद सावधानी से ही करना चाहिए। अंधविश्वासी एवं पूर्वग्रही होना। अंधविश्वास भी एक तरह के भय का रूप ही होता है। व्यापार में कई तरह के अंधविश्वास चलते हैं। कई लोग अपनी दुकानों पर तरह तरह के टोटके कराते रहते हैं और इस चक्कर में कई बार बड़े लाभ के मौके से वंचित हो जाते हैं। पूर्वग्राही होना भी किसी पुराने भय की पुनरावृत्ति के खिलाफ स्वयं को सचेत करना होता है। व्यापार में काम सदैव खुले दिमाग और मजबूत हृदय के साथ करना चाहिए। उन्नीसवां, व्यवसाय या पैसे का गलत चुनाव। आजकल यह भेड़चाल का युग है। दूसरे को देखा देखी लोग अपना भी पेशा चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं। जैसे आजकल MBA करके व्यापार प्रबंधन में घुसने की होड़ लगी है। सभी लोग तो उसके लिए योग्य नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ काबिल इंजीनियर हो या डॉक्टर हो और प्रबंधन में रुचि ज़्यादा ना लेते हो। इसलिए अपने पेशे का चुनाव आदमी को अपनी स्वाभाविक रुचि के अनुसार ही करना चाहिए। 20वां, एकाग्रता की कमी और डुलमुल प्रयास। यह कारण स्वतः स्पष्ट है और किसी विशेष स्पष्टीकरण की मांग नहीं करता। इतना निश्चित है कि जो काम आपकी रुचि का नहीं होगा उसमें एकाग्रता लाना मुश्किल होगा। उसी कारण आपके प्रयास में ये कमी रहेगी। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना, यह भी स्पष्ट ही है। ऐसा आदमी तो हर क्षेत्र में असफल रहेगा, क्योंकि बिना सोचे समझे खर्च करने से तो कुबेर का खजाना भी खाली हो सकता है। बाईसवां, उत्साह की कमी। उत्साह के बिना तो सफलता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। उत्साह की कमी का मुख्य कारण होता है संसाधनों को कमी या प्रतिफल के बारे में स्वयं आश्वस्त होना। आप पूरा हिसाब लगाकर ही किसी काम में कूदे, तभी उत्साह के साथ काम कर पाएंगे। असहनशीलता। कुछ लोग अपने दिमाग में ऐसी धारणा कर लेते हैं कि कुछ लोगों के साथ वह काम नहीं करेंगे। ऐसा करके स्वयं ही अपने लिए व्यर्थ की सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं। फलस्वरूप सफलता उन्हें वंचित करती है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, अपना दिमाग खुला रखिए और पूर्वग्रह से मुक्त रहिए। चौबीसवां, उच्च श्रृंखल आचरण। उसका हवाला अन्य उपशीर्षकों के अंतर्गत कई बार दिया जा चुका है। संयमित व्यवहार तो सफलता की पहली ज़रूरत है। 25वां, दूसरों का साथ निभा पाने की अयोग्यता। असफलता की राह पर कई लोगों से वास्ता पड़ता है। व्यापार का क्षेत्र तो दूसरों के साथ निभा पाने की योग्यता पर ही खुलता है। यदि दूसरों के साथ निभा पाना नहीं है संभव है तो सफलता की कामना करना ही व्यर्थ है। थोपी हुई शक्ति के बल पर घमंड करना।
ज़्यादातर प्रसिद्ध और सफल व्यक्तियों की संतानें इसी कारण असफल रहती है कि जो सुविधा या पद वह प्राप्त करते हैं वह उनकी अपनी कमाई नहीं होती। याद रखें, अनायास प्राप्त दौलत गरीबी से ज़्यादा घातक होती है, क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए तो आदमी प्रयत्न कर सकता है, पर हाथ आई अचानक दौलत कभी टिकती नहीं और ऐसा आदमी कभी सही तरह से प्रयत्न नहीं कर सकता। 27वां बेईमानी की मंशा। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। हो सकता है परिस्थितिवश कोई बेईमान हो जाए, पर वह सुधर सकता है, परंतु जिसकी नीयत में ही बेईमानी है वह कभी स्थायी रूप से सफल नहीं हो सकता। दर्पी और घमंड भरा स्वभाव। ऐसे लोग स्वयं सफल होने के पूर्व ही लोग घमंड से यह समझने लगते हैं कि वे सफल हो गए। घमंडी का सर सदैव नीचा होता है। सफलता से आत्मसम्मान प्राप्त होता है तथा घमंड से सदैव आत्मग्लानि ही मिलती है। सफलता के लिए इच्छुक है तो घमंड और दर्प से मुक्ति पाए। 29वां बजाय सोचने समझने के तुक्का लगाता। जो स्वभावतः आलसी होते हैं वह मेहनत से ही जी चुराते हैं और पड़े पड़े ही तुक्का लगाते रहते हैं। ऐसे लोगों का असफल होना स्वाभाविक है। पूंजी की कमी। ज़्यादातर वे लोग जो तुम्हें या दिवा स्वप्नों के बल पर काम करते हैं अपनी पूंजी निवेश का सही ज्ञान भी नहीं लगा पाते। हर काम में अड़चनें आना तो स्वाभाविक ही है। ऐसे लोग एक अड़चन पर ही अपनी पूरी पूंजी लुटाकर फटेहाल हो जाते हैं। यह नौसिखियों के साथ ही होता है। उनके अलावा एक वजह वह भी हो सकती है जो आप व्यक्तिगत रूप से भुगत चुके हो, जो इस फेहरिस्त में नहीं आई, उसको भी उसमें जोड़ सकते हैं। संसार का सबसे पुराना उपदेश है जो हर धर्म संस्कृति में मौजूद है। स्वयं को पहचानो। यह सिद्धांत हर क्षेत्र में सत्य है। आप भी जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके बदले में जो देना चाहते हैं उसका अच्छी तरह पहचान कर ही अपना प्रयत्न प्रारंभ करें। इस संदर्भ में एक मज़ेदार घटना नीचे उद्धृत है। एक युवा ने एक व्यापारिक संस्थान में नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इंटरव्यू में उसने वहां के मैनेजर पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। अंत में उस मैनेजर ने पूछा, तुम क्या वेतन भत्ता इत्यादि की अपेक्षा करते हो, अर्थात स्पष्ट उद्देश्य की कमी। मैनेजर ने कहा, ठीक है, एक हफ्ते तक काम करवा कर हम तुम्हें परखेंगे और फिर तुम्हें तुम्हारी योग्यता के अनुसार भत्ता वेतन इत्यादि प्राप्त कर देंगे। मुझे यह स्वीकार नहीं, उस युवक ने कहा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मैं वैसे ही प्राप्त कर रहा हूँ। स्वयं के विश्लेषण हित एक प्रश्न तालिका। क्या मैं वह लक्ष्य पा चुका हूँ जो मैंने उस वर्ष में पाने के लिए तय किया था? क्या मैं अपने काम को उच्च गुणवत्ता के साथ अपनी पूरी क्षमता से किया है या मैं उससे भी बेहतर ढंग से उसे अंजाम दे सकता था? क्या मैंने अपनी सेवा पूरी मात्रा में प्रदान की है? क्या मेरा बर्ताव पूरी तरह समरसतापूर्ण और सहयोगपूर्ण रहा है? क्या मैंने टाल मटोली कर अपनी योग्यता व क्षमताओं को किसी तरह कुंठित किया है? यदि हाँ, तो किस हद तक?
क्या मैंने अपने व्यक्तित्व को विकसित किया है? यदि हाँ तो कैसे? क्या मैंने अपनी योजनाएं पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहा हूँ? क्या मैंने निर्णय शीघ्रता और स्पष्टता से लिए हैं? क्या मैं 6 भयों में से किसी एक भय से भी ग्रसित रहा हूँ? क्या मैं अति सावधान या अति असावधान रहा हूँ? क्या मेरा बर्ताव काम में सहयोगियों के साथ सद्भावपूर्ण रहा है या सद्भावपूर्ण? यदि असद्भावपूर्ण तो उसका कारण दूसरे लोग थे या मैं स्वयं? क्या एकाग्रता की कमी के कारण मैंने अपनी ऊर्जा जाया की है? क्या मैंने खुले दिमाग से कार्यरत रहा हूँ और सबके प्रति स्नेहशील भी? यदि नहीं तो किस कारण से? मैंने सेवा प्रदान करने में अपनी योग्यता में कैसे सुधार किया है? पंद्रहवां, क्या मैंने कभी भी संयम खोया या खान पान और आदतों में गलत राह पर गया था? 16वां, क्या मैंने किसी स्थिति में घमंड का प्रदर्शन किया है? क्या मेरा बर्ताव ऐसा रहा है कि मेरे मातहत मुझे सम्मान और आदर प्राप्त करे, वह भी सहजता से? क्या मेरा बर्ताव ऐसा रहा है कि मेरे मातहत मुझे सम्मान और आदर प्रदान करे, वह भी सहजता से? क्या मेरी राय या निर्णय गहन सोच पर आधारित थे कि मात्र तुक्केबाजी पर? क्या मैंने अपने समय, खर्चे और आमदनी की बजट के अनुसार खर्च किया है? क्या मैं उस मामले में मितव्ययी रहा हूँ? कितना प्रयास मैंने व्यर्थ के कामों में बर्बाद किया है? हर वर्ष अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए मैं किस प्रकार अपने स्वयं को पुनर्निर्धारित करूं? क्या मैंने कोई काम अपनी आत्मा की आवाज़ के विरुद्ध किया है? क्या कभी मैंने प्राप्त धन की तुलना में ज़्यादा सेवा या बेहतर सेवा प्रदान की है? क्या मैंने किसी के साथ अत्याचार किया है? यदि हाँ तो किस तरह? क्या ऐसी सेवा में अपने ही किसी काम के लिए देता
तो मैं स्वयं भी संतुष्ट रह पाता। क्या ऐसी सेवा मैं अपने ही किसी काम के लिए देता तो मैं स्वयं भी संतुष्ट रह पाता। क्या मैंने सही पेशे का चुनाव किया है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या मैंने जिसको यह सेवा प्रदान की है वह सहज रूप से मेरे काम से संतुष्ट है? सफलता के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार मेरी सफलता को कितने अंक मिलने चाहिए? स्वयं को आंक ले। इन प्रश्नों का पूरी ईमानदारी से यदि उत्तर दें तो आप अपना सही आकलन कर अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन हेतु योजनाएं बनाने को तैयार हो जाएंगे।